हेलो एवरीवन, देखिए अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो देखो, स्ट्रेट वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें निकालना होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है बायोट सावर्ट्स में, तो वहाँ पर हमने स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए निकाला था, ठीक है। वो भी ऐसे स्ट्रेट वायर थी, लेकिन उसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाला। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम वो चीज़, ठीक है। तो देखो कैसे, देखो इसमें हम मान लेते हैं ये हमारे पास वायर है, AC वायर, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने AC। और इसके यहाँ पर ये पॉइंट हम मान लेते हैं G, और यहाँ से ये पॉइंट P मान लेते हैं, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं कैपिटल R से लिख देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम इसको देखो, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से ये, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं φ1। ये जो इसका एंड है एक, इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है P पॉइंट, और ये दूसरा एंड जो है ये कितना एंगल बना रहा है, इसको हम लिख देते हैं φ2। क्लियर है इतनी बात? देखो आ रहा है समझ में या नहीं? उसके बाद हम इसमें क्या इमेजिन करेंगे, इसमें हम एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और देखो इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I फ्लो कर रहा है करंट। तो ये जो हमने करंट एलिमेंट लिया है ये कितना है? DL लेंथ का है, और करंट I फ्लो कर रहा है, तो करंट एलिमेंट बन गया। और इसको नाम लिख देते हैं हम इसका D और F, DF, ठीक है। क्या नाम रख दिया हमने इसका? DF, ठीक है। और ये आपको पता है, अगर हम ये वाला इसके साथ बनाएं एंगल ये, ठीक है, तो ये वाली लाइन के साथ ये जो एंगल है पूरा, इसको मान लो आप फाई। कितना एंगल मान लिया हमने? फाई मान लिया इसके साथ, ठीक है। और ये देखो, अगर ये DL है और DL का P पॉइंट से जो ये होता है डिस्टेंस, ये कितना होता है? स्मॉल r, ये पता है हमें। DL है, DL के साथ कितना हो गया? ये P पॉइंट तक डिस्टेंस r हो गया, ठीक है। क्लियर है? और देखो अगर हम यहाँ से एक लाइन ये बनाएं, ठीक है, ये वाला DL का जो दूसरा एलिमेंट था, ये ध्यान से बनाना इधर डायग्राम ये, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या है इनके बीच का? D फाई है, ठीक है। स्मॉल एंगल, बड़ा एंगल ये फाई हो गया, और ये इसी लाइन के साथ ये छोटा एंगल जो बन रहा है वो कितना हो गया हमारे पास? D फाई हो गया, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है, यही सब कुछ हमने यहाँ पर लिखा है। देखो क्या, AC इज एन स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट I। AC एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें? I। P इज़ द पॉइंट एट डिस्टेंस R। P पॉइंट है एट डिस्टेंस कितना? कैपिटल R, कहाँ से? G से, फ्रॉम G। कह रहे DF इज़ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL। ये देख लो, DF जो है स्मॉल एलिमेंट है DL लेंथ का, इसी को हमने करंट एलिमेंट बोला है। और थीटा क्या है? इज़ द एंगल बिटवीन द DL एंड R। तो थीटा कौन सा होगा? देखो ये DL है और ये R है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारे पास? ये थीटा हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी कहानी? अब इसमें देखो हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाला, 90 डिग्री हो गया, और इस पॉइंट को लिख देता हूँ मैं E, ठीक है। अभी इसका यूज़ देखेंगे कि कहाँ पर करना है। क्लियर है? इतनी कहानी हो रही है समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, अब स्मॉल करंट एलिमेंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हमें बायोट सावर्ट्स ने बताया ही हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या बताता है वो हमें? कि dB जो होगा वो इक्वल होगा किसके? म्यू नॉट I DL साइन थीटा ओवर में, और यहाँ म्यू नॉट 4 पाई भी आएगा, और ओवर ये R², ये होता है, ठीक है। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है आपके पास DEF, अभी समझ में आ जाएगा ये क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। बस देखते जाओ क्या हो रहा है इन ट्रायंगल DEF। देखो ज़रा DEF अगर मैं ये यहाँ पर बनाऊँ अलग से आपके लिए, तो देखो ये ऐसे बन रहा है कुछ, ठीक है। ये D, ये वाला D है, ये वाला F है, और ये पॉइंट E है, ठीक है। और ये है 90 डिग्री, और ये है थीटा। अब देखो ज़रा इसमें DEF में, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? साइन थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ ये साइन थीटा ही है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें किसी तरीके से। तो अभी देखते हैं क्या बनने वाला है सिस्टम। तो देखो साइन थीटा, अगर हम देखें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कंसेप्ट, तो ये साइन होता है, ये वाला साइन होता है। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। तो P/H देखो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो थीटा के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो 90 डिग्री है जहाँ पर बना हुआ, उसके सामने वाला क्या होता है आपके पास? हाइपोटनीस होती है, ठीक है। तो ये रही हाइपोटनीस। क्या है ये हमारे पास? हाइपोटनीस देखो ज़रा,
परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटनीस है, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ये एफ ई, और हाइपोटनीस कौन सी होगी ये हमारे पास, ये डी एफ, और डी एफ है कितनी, डी एल है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा कितना होगा, पी बाई एच। तो पी कितना है देख लो यहाँ से, एफ ई, इसकी वैल्यू नहीं पता, और ये डी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी एल है, तो यहाँ मैं डी एल रख देता हूँ, हाइपोटनीस कितनी है, ये डी एल है, ठीक है। और ये रहा साइन थीटा, देखो ना टोटल लेंथ होगी हमारे पास ये एल, और ये वाली कितनी है हमारे पास, डी एल है, छोटी लेंथ डी एल, डी एफ वाली, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा, अगर आप देखो तो ये डी एल इधर जाएगा, डी एल और ये साइन थीटा इक्वल टू एफ ई बन सकता है। अगर आप देख रहे हो इस इक्वेशन में डी एल भी चाहिए साथ में, तो डी एल साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से ही पता चल रही है, एफ ई। अब ये एफ ई की क्या वैल्यू होगी ये देखते हैं अभी, ठीक है। इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। एफ ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी एल साइन थीटा, या डी एल साइन थीटा क्या है, एफ ई के इक्वल है, ठीक है। अब ये एफ ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो इसमें आ जाओ, इन ट्रेंगल, इसमें लो आप एफ ई पी, देखो एफ ई पी ये वाला ट्रेंगल है। तो अगर इसको मैं अलग से बनाऊँ, ये ऐसा बन रहा है कुछ, ठीक है। ये पी है, ये इसका एफ है, और ये वाला ई है, इसी तरीके से है, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये एंगल कितना है हमारे पास, डी फाई है, ये कितना एंगल है, डी फाई है ये वाला, ठीक है। अब देखो आपको एंगल का एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला, एंगल निकालने के लिए लेंथ ऑफ एन होता है आपके पास आर्क अपॉन में रेडियस। देखो कहाँ से आया ये लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, देखो जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से ये गई लाइन और एक ये लाइन गई, ये दोनों रेडियस ही हैं, ठीक है। ये एंगल है थीटा मान लो, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये लेंथ ऑफ एन आर्क ये वाली, जैसे ये मान लो एल है इतनी, ठीक है, ये एल और ये क्या है आर, ये आर, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस। तो इतना पार्ट अगर आप देखो ये वाला, तो ये ऐसे ही बन रहा है। और ये मैंने बताया हुआ है आपको, सर्कल का ये छोटा सा पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एल और ये थीटा और ये आर, तो थीटा कैसे निकल रहा है, लेंथ अपॉन में आर। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर हो रही है, देखो बस ये वाला ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, तो इसमें सर्कल अगर बनाएंगे हम, तो ये ऐसे बनेगा सर्कल, ऐसे घूमता हुआ, ठीक है। तो वही वाले फॉर्मूले लगा रहे हैं, थीटा का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन में जो डी फाई है, देखो अगर एंगल है ना, ये डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एन आर्क ये बनेगा एफ ई, और अपॉन में रेडियस, रेडियस क्या होंगी, ये वाली लाइन ही है, ठीक है। और ये आर हम मान के चल सकते हैं यहाँ पर, ये वाला ये भी आर है, तो अप्रॉक्सीमेट ये भी आर ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी आर ही होगा, क्लियर है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों क्या है, यहाँ पर रेडियस हैं, ये दोनों बराबर ही रहने वाली हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कंसेप्ट लगा रहे हैं कि ये वाला आर था, तो देखो छोटा सा ही पार्ट इसका वो हुआ था, तो यहाँ पर भी ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ऐसे मान के चल रहे हैं इसमें, ठीक है। इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वजह से, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट ये वाली भी क्या है, लाइन आर ही है, ये वाली भी आर है, तो हम आर लेके चल रहे हैं, ठीक है। वैसे आप समझोगे कि एफ ई पी में ये ई पी है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, आर ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये एफ पी और ये आपका पी ई अप्रॉक्सीमेट क्या है, इक्वल ही है, क्लियर है इतनी बार, ठीक। ऊपर वाली देख लेना लाइन कौन सी ले ली हमने, आर वाली ले ली, ठीक। तो एफ ई अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर आ जाएगा, रेडियस, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है, देखो ये तो मैंने रफ में आपको बताई सारी कहानी। तो यहाँ लिखते हैं, देखो डी फाई एंगल है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ एन लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। तो डी फाई और आर्क कितनी है हमारी, एफ ई है, और रेडियस आर मान लेंगे, ठीक है। रेडियस अप्रॉक्सीमेट माना, कहीं सोचो यहाँ तो सर्कल है ही नहीं है, तो रेडियस कहाँ से आ गई, रेडियस मतलब वो डिस्टेंस हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला अलग से मैंने ये ट्रायंगल यहाँ रख दिया, तो ये फॉर्मूले भी बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क और ये वाला रेडियस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये आ रही है, तो यहाँ से देखो ज़रा आपके पास एफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर डी फाई आ जाएगी, इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखो सेकंड और थर्ड में ये राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली भी चीज़ें क्या होंगी आपके पास, इक्वल होंगी। तो देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ मैं आर डी फाई। कितनी बात क्लियर हो रही है, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, और पुट करो अब फोर्थ को इन फर्स्ट, किस में पुट करो, फर्स्ट में पुट करो, क्लियर। तो देखते हैं अब, देखो फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, डी एल साइन थीटा की जगह बस क्या लिख दो, आर डी फाई लिख दो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर डी बी इक्वल टू में कितना आ गया आपके पास, म्यू नोट आई
और डी एल साइन थीटा की जगह कितना आ गया आपके पास आर डी फाई अपॉन में नीचे क्या है फर्स्ट इक्वेशन में देख लो यहाँ पर 4 पाई और आर स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ पर एक आर से ये आर कट जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई डी फाई अपॉन में क्या रहेगा 4 पाई आर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो जो डी बी की वैल्यू आई है अब आपके पास वो आ गई है म्यू नॉट आई डी फाई अपॉन में 4 पाई आर। ठीक है, समझ रहे हो ये बात। यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल हो गया तो म्यू नॉट आई डी फाई और नीचे कितना बचा 4 पाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर था तो इसका एक आर गया एक आर से। ठीक है, तो एक आर नीचे रह गया तो डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट आई डी फाई। ठीक है, अब देखो जरा इसके अंदर अब क्या करना है हमें, एक ट्रायंगल इसमें भी लेके चलेंगे, उसमें से कुछ निकाल लेंगे। देखो कैसे, देखो इसमें ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको जी पी डी, ये जी पी डी वाली लाइन जो ये जा रही है इसके साथ एंगल बना हुआ है फाई का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल जी पी डी। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, यहाँ पर ये देखो ये 90 है एंगल। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो गया ये हमारे पास जी पी डी। जी पी डी में देखो अब हम साइन लें कोस लें टेन लें ये कैसे पता चलेगा, तो जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो देखो जी पी डी जो है मैं अलग से यहाँ पर बनाता हूँ। देखो ये है ऐसे बना दिया मैंने। ठीक, ये है P और ये है G और ये है आपके पास D जी पी डी में। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये फाई है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, और ये है 90 और ये जी पी की वैल्यू है जो है ये है R और ये वाला है आपके पास स्मॉल r। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये जी डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें हैं क्या, देखो 90 के सामने वाला क्या होता है आपके पास हाइपोटेनस, और जो ये थीटा या जो फाई है फाई के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, बेस है और ये हाइपोटेनस है। देखो क्या है हमारे पास यहाँ से बेस है और ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो बेस और हाइपोटेनस वाली देखो वैल्यूज यहाँ से देखो जरा, बेस और हाइपोटेनस, ये अगर साइन था तो ये कोस था, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में ये कोस होता है, ये इधर टेन होता है। तो कोस में आ रहा है बी बाई एच, तो कोस वाला ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोस फाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो कोस फाई कितना हो जाएगा, बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर आर है और हाइपोटेनस कितनी है ये स्मॉल आर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो ये इक्वेशन अगर फिफ्थ मान लें, इसमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू क्यों हमें चाहिए यहाँ से, देखो यहाँ क्योंकि कैपिटल आर तो नहीं है स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू देखो क्या है यहाँ से आएगी आर अपॉन में कोस फाई। देखो इसको आप इमेजिन कर सकते हो सिक्स्थ इक्वेशन, या फिर हम ऐसे ही लिख देंगे कि पुट दिस आर इनटू फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, देखो अब ये चीज़ को समझो कि ये वाला कैसे आपने सोचना है जी पी डी वाला। देखो यहाँ पर डी फाई था और हमें पता है हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इंटीग्रेशन होनी है। तो इंटीग्रेशन जब दोनों साइड होगी तो यहाँ डी फाई की भी होगी। ठीक है, फाई की इंटीग्रेशन के साथ कुछ आ सकता है। ठीक है, तो वो फाई वाली टर्म आ सकती है, तो फाई वाला एंगल हमने उठा लिया यहाँ से। फाई वाला एंगल किस में था जी पी डी में था, जी पी डी में था। तो वहाँ से हमने सोचा कौन सी वैल्यू आएगी अब, तो जो गिवन है हमारे पास उनके हिसाब से हमने सोचा क्या कि कोस फाई की आएगी, तो कोस फाई ले लिया हमने। तो कोस फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास आर कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर, तो यहाँ से स्मॉल आर कितना आ गया आर बाई कोस फाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट दिस इन इक्वेशन फिफ्थ। तो देखो डी बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट आई और डी फाई और नीचे कितना है हमारे पास 4 पाई और आर की वैल्यू ये है, तो यहाँ लिखूँगा मैं आर अपॉन में कोस फाई। वो कोस फाई कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं। और ऊपर क्या था डी फाई भी था। ठीक है, तो ये बन गई आपके पास डी बी की। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम क्या इंटीग्रेटिंग, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास ये डी बी की इंटीग्रेशन जाएगी, ये कहाँ से कहाँ चलती है आपके पास 0 से b ही चलेगी। और यहाँ से देखो ज़रा ये म्यू नॉट आई और ये कितना है आपके पास 4 पाई आर है, 4 पाई ये वाला कैपिटल आर और क्या है कोस फाई डी फाई। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है अब हमें कोस फाई और डी फाई की। ठीक है, अब देखो इसमें फाई की लिमिट पुट करनी है, तो फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये एंगल्स की लिमिट जो है। देखो अगर आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी जो वायर है ये एंगल बना रही है, एक तो फाई 2 और एक फाई 1। ठीक है, तो हम यही रेंज बनी इसकी फाई 2 से फाई 1, लेकिन एंगल हम यहाँ लिखेंगे माइनस का फाई 2 और यहाँ लिखेंगे फाई 1। ऐसा क्यों, देखो ज़रा ये इस तरीके से बन रहा है आपके पास, अगर आप देख रहे हो
इस तरीके से, ठीक है। ये वाला फाई 1 बन रहा था और इधर क्या बन रहा था, फाई 2 बन रहा था। ऐसे ही ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हो इस तरीके से। देखो यहाँ से ये जैसे कोई चीज़ इस तरीके से लिख दी तो यहाँ से ये एंगल बढ़ेगा, ठीक है, ये एंगल बढ़ रहा है इस तरीके से, और नीचे बढ़ेंगे इस तरीके से, नीचे ऐसे नीचे जाएंगे, इधर ऐसे ऊपर जाएंगे और इधर से ऐसे नीचे जाएंगे, यही होता है, समझ रहे हो। यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे और यहाँ से ऐसे नीचे जाते हैं, ठीक है। अब हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ पर तो ठीक है ऐसे ही ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से ऐसे नीचे जाके ऐसे कर रहे हैं ऊपर, पूरा का पूरा रेंज जो बता रहे हैं। वैसे रेंज कैसे चलती है, ऐसे नीचे और ये चीज़ ऊपर, ऐसे एंगल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं, तो ये उल्टा चल रहे हैं ना इस नीचे वाली टर्म से, तो ये ऐसे जाना चाहिए। जैसे देखो मेरा पेन को देखो, इस पर ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेकिन हम जा रहे हैं अब इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो होगा एंगल कैसे लेके चलेंगे हम, डायरेक्शन वाइज माइनस में, तो ये -φ2 ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं, दोबारा समझ लो। देखो इस चीज़ को, जैसे ये चीज़ मैंने बनाई है आपके पास, ये एंगल है, ठीक है, तो इधर से ये एंगल ऐसे ऊपर जाते हैं और इधर से एंगल ये ऐसे नीचे जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे चलना है, यहाँ से ऐसे चलनी है लिमिट पूरी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ इतने पार्ट में हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और जबकि चलना ऐसे था, तो इसमें ऐसे चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी साइड से हम उल्टा चल रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। और ये तो था ही ऐसे, इसमें तो ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे समझना आपने, ये -φ2 इस वजह से ऐसे आया। क्लियर है। अब देखो dB की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, b होती है, और ये 0 से b चलेगा। यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास, μ0I में कितना है ये आपके पास 4πr, कितना है 4πr। अब देखो इंटीग्रेशन में अगर आपको बताओ cos फाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, बताओ ज़रा, sin फाई होती है, क्या होती है, sin फाई, तो ये आ जाएगा sin फाई, ठीक है। और इसकी लिमिट ये पुट हो जाएगी -φ2 से ये φ1, ठीक है। ये मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, इधर भी ये सॉल्व करेंगे थोड़ा, ठीक है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अब देखो यहाँ पर भी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पर भी करो यही काम, μ0I में 4πr। अब देखो ये sin फाई में क्या पुट करेंगे हम, अपर लिमिट sin φ1 माइनस ऑफ, और ये क्या पुट करेंगे हम, साइन ऑफ, और ये फाई की जगह अब क्या रख देंगे हम, माइनस का φ2 ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, पता है ये बात। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ भी यही है, साइन ऑफ -φ2 क्या बनेगा, माइनस का साइन φ2, और वो माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे हम ये बात, μ0I में 4πr, और ये आ जाएगा साइन φ1, ये माइनस ऑलरेडी है, और साइन ऑफ -φ2 क्या होता है, माइनस साइन φ2, तो उसका माइनस इस माइनस के साथ प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन गया इधर, साइन φ2। समझ में आ रहा है। और ये b आ गया इधर से। तो ये हमारे पास एक इसका रिज़ल्ट आया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। किसके लिए है ये आपके पास, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के लिए। आया समझ में या नहीं, बताओ, आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके हम स्पेशल केस करते हैं। देखो स्पेशल केस मैं यहाँ करता हूँ इसका। स्पेशल केस में देखो ध्यान से समझना बात। तो पहला जो स्पेशल केस है वो क्या है कि ये P जो है ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए इस वायर के, ठीक है। तो इस वायर के जब P बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा तो देखो क्या होगा। देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला स्पेशल क्या है, इफ़ P इज़ क्लोज टू कंडक्टर, ठीक है, ऐसे लिख दो। या फिर और क्या लिख सकते हो आप, P इज़ नियर द सेंटर ऑफ वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही केस में। तो जब ऐसा होगा तो ये जो φ1 और φ2 है ना, एंगल जो है ये कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे उस चीज़ को समझो। देखो ये डायग्राम इधर दिख रहा है आपको, इसका मैं रफ इधर बना रहा हूँ। देखो ये है जैसे आपके पास AC वायर, ठीक है, और ये है इसका G पॉइंट, ठीक है। अब ये P पॉइंट यहाँ था, ठीक है। अब ये P पॉइंट यहाँ की बजाय हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ आ गया, बहुत पास में आ गया, बहुत पास आ गया, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये P पॉइंट आ गया। तो अब ये वाला देखो, ये और ये इस तरीके से ये एंगल हुआ, ये वाला। अब अगर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पास आ जाएंगे, ये बिल्कुल ही मान लो बिल्कुल ही इसके पास आ गए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, तो ये लाइनें बिल्कुल ऐसे सीधी आ जाएंगी यहाँ पर ऐसे, तो ये 90 डिग्री बनाएंगी ना एंगल। समझ रहे हो बात को, कितना डिग्री बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी। बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए अगर दोनों ही वायर, इधर से ये वाली भी ऐसे आ जाए, ठीक है ना, ये भी ऐसे आ जाएगी, तो ये भी कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। समझ पा रहे हो चीज़ों को या नहीं। जैसे देखो यहाँ से समझो,
ये है हमारे पास, ठीक है, AC वायर ये है, ठीक है, ये P पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंगल कौन से हैं, φ1 φ2 है, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को क्लोज कैसे समझो, मान लो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए यहाँ पर, तो ये ऐसे आ जाएंगे और ज़्यादा, ये 90 डिग्री अप्रोक्सीमेट बनेंगे, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर बिल्कुल नहीं दिखा सकता आपको ये करके, ठीक है। अगर इसके ऊपर बिल्कुल करके दिखाऊंगा तो अब आपको समझ में आएगा इस लाइन के साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। तो चलो इतनी बात क्लियर हो गई कि ये φ1 और φ2 कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री, जब P बहुत ज़्यादा पास में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री हैं तो देखो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, B की वैल्यू हो जाएगी देखो μ0I अपॉन में क्या है 4πr, φ1 भी 90 तो sin 90 प्लस में sin φ2 भी 90 है तो sin 90, इस वाले फॉर्मूले में हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। और sin 90 कितना होता है आपके पास, 1 होता है, तो sin 90 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। तो उस 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 μ0I अपॉन में 4πr, ये आ गया B की वैल्यू, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ द वायर पे है या नहीं। अगर ये 90 डिग्री बिल्कुल कब बनेगा, जब जैसे ये था आपके पास, ठीक है, ये P पॉइंट है, ये AC वायर है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा था, ये एंगल बन रहे थे φ1 φ2, ये बिल्कुल 90 डिग्री कब आ सकता है, जब ये बिल्कुल इसके ऊपर होगा, ऐसे होगी वायर कह रहा हूँ, ये AP जो वाली लाइन है वो ऐसे होगी बिल्कुल ऊपर, तो बिल्कुल इस लाइन के साथ ये 90 डिग्री बन रहा होगा या नहीं। यहाँ से देख लो इस तरीके से करके, आ रही है चीज़, ये समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि आपके पास यहाँ से क्या हो रहा है, ये उस वायर की सेंटर की ही बात हो रही थी अप्रॉक्सीमेट करके, क्लियर है एक चीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो कि वायर अगर इन्फानाइट हो जाए तब भी यही केस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ और वायर इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको पेपर में किसी के भी थ्रू वो पूछ सकता है ये वाली डेरिवेशन, तो ये ध्यान में रखना। देखो वायर अगर इनफाइनाइट हो जाए तब भी यही केस बनेगा, मान लो वायर बहुत लंबी हो गई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, बात समझ रहे हो। जैसे इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो नॉर्मल ये AC वायर है, ठीक है, और ये रहा P पॉइंट और ये रहा इसका G पॉइंट, ये ऐसे बन रहे हैं एंगल, ठीक है। अब ये मान लो AC वायर बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, इनफाइनाइट हो गई ऐसे, तो ये वाला देखो, अब जो ये एंगल बनेगा ऐसे और लंबी हो जाए तो ये और सीधा हो जाएगी, ये वाली लाइन सीधी सी बात है, और लंबी हो जाएगी तो और सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ये वही बात हो गई कि P क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट कर दें हम और P पॉइंट वहीं रखा तो उस लेंथ के कंपैरेटिवली अब हम बात करें तो P बहुत क्लोज हो गया, ठीक है। या हम ये बात बोल सकते हैं कि जब इनफाइनाइट वायर कर दोगे तब भी यही वाली केस बनेगी, बात यही है, बात यही कह रहा है। देखो अब इसमें अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये लेंथ है तो P पॉइंट ये है, ठीक है, तो अब P को हम यहाँ लेके गए नियर टू दैट पॉइंट, ठीक है, तो ये वाली पार्ट छोटा कर दिया इसका, ठीक है। अब इसको यहीं रहने दिया, लेंथ को बड़ा कर दिया, तब भी तो बात यही है। तो उस लेंथ के कंपैरेटिवली अब P क्या लग रहा है, उसके बहुत नियर हो गया जिस हिसाब से उसकी लेंथ है, ठीक है, समझ पा रहे हो ये चीज़ें। तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है कि ये वाला जो एंगल है ये अप्रोक्सीमेट कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अभी तो ये मैंने बहुत छोटी बनाई है वायर, ठीक है, और लंबी कर दें हम इसको तो ये और ऐसे सीधी आएगी लाइन और उसके साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनेगी। तो φ1 φ2 भी क्या हो जाएंगे उस केस में भी 90 डिग्री ही होंगे, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से आप ये चीज़ कर सकते हो। आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है। देखो यार, ये थोड़ा सा ध्यान से समझोगे बात को तो समझ में आएगी कहानी की क्या है, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये 2 से ये 4 क्यों नहीं कट किया, तो देखो यार कट कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, μ0I/2πr आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो μ0/4π जो है इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7 है। अब आप कहोगे पहले तो कट कर दी थी, पहले मैंने कब कट किया आपको पिछली एप्लीकेशंस में, जब ऊपर भी पाई होता था तो पाई से पाई कटता था तो हम ये 2 से 4 भी काट देते थे, लेकिन अब तो पाई है नहीं ऊपर, ठीक है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो तो वो ज़्यादा ठीक है, क्लियर। और नहीं तो आपने कट करना है तो कट कर दो। अभी मैं क्यों नहीं कट कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा भी आपको पता चलेगा। देखो तो ये B हो गया एक तरह से सेंटर के लिए, तो मैं यहाँ सेंटर लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा हम स्पेशल केस करते हैं इसका कि अगर हम क्या करें, P को ले जाएं एक एंड के पास, तो हम लिख देते हैं P इज़ वेरी क्लोज टू वन एंड, ठीक है, वन एंड। तो देखो अगर हम P को बहुत ज़्यादा क्लोज कर दें, देखो ये है जैसे आपके पास यहाँ P, ठीक है। अब अगर इसको मैं कहाँ लेकर चला जाऊँ, इस एंड के पास लेके चला जाऊँ, ठीक है, तो समझना ज़रा क्या बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही अगर मैं इसको समझा पाऊँ आपको, देखो ये है वायर, ठीक है, ये वायर है, ये वाली पूरी मैंने बना दी, और ये है इसका P पॉइंट, ठीक है।
इस P पॉइंट को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ लेके जा रहा हूँ, इस एंड के पास, ठीक है, यहाँ ले गया। क्लियर। अब देखो ये वाली जो लाइन थी, ये φ1 किसके बीच में एंगल था, ये वाली लाइन के बीच में और ये जो जा रही है, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन भी ऐसे ही होगी, यहाँ पर सीधी ऐसे इसके साथ ही होगी, और ये वाली लाइन भी P के साथ मिलनी है, ये भी P के साथ ही मिल गई, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये G के साथ मिलेगी यहाँ पर ये लाइन, नहीं, हमने इस स्ट्रेट दूरी मान ली इसके साथ इसकी। क्लियर। तो P पॉइंट ऊपर लेके गए हम, ये वाली दूरी यहाँ पर आ रही है, अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से भी कितनी होगी उसकी पॉइंट की दूरी आ रही रहने वाली है, तो वो काम किया है, ठीक है। तो मतलब ये वाली लाइन जो है ये भी यहाँ बना दी मैंने, और ये वाली लाइन भी ऐसे स्ट्रेट इसके ऊपर हो गई, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पर 0, और ये वाला φ1 था, तो ये φ1 क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया, समझ पा रहे हो। और ये वाली जो φ2 वाली लाइन थी वो यहाँ पर इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और वो जो φ2 वाली लाइन बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ये कितना एंगल बनेगा आपके पास, अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर मान लो बहुत बड़ी वायर है और बहुत बड़ी वायर में P पॉइंट हम ऐसे ले गए एक एंड की तरफ, तो ये पहले ऐसे थी, अभी और ऐसे टिल्टेड हो गई, और टिल्टेड हो जाएगी, और टिल्टेड करते करते ये 90 डिग्री की बन जाएगी। समझ रहे हो कैसे, देखो यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वाली इस तरीके से है, बहुत लंबी है, ठीक है। और मान लो ये P पॉइंट ये रहा आपके पास, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये एंगल तो φ1 वाला 0 ही हो गया, और ये लाइन जब ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ऐसे कह रहा हूँ मैं, तो ये कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री तक बन सकता है ये एंगल। क्यों बताओ, कैसे कह रहा हूँ मैं ये 90 डिग्री तक, क्योंकि अगर बहुत लंबी वायर है, बहुत लंबी वायर है, तो उसके एक एंड तक जाएगी तो ये चीज़ और स्ट्रेट हो जाएगी, और वो कितना एंगल बनाएगी उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो देखो P इज़ वेरी क्लोज टू क्या हो गया हमारे पास 1 एंड, तो इसका मतलब यहाँ पर φ1 कितना होगा 0 डिग्री होगा, और जो φ2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जो B की वैल्यू आएगी वो यहाँ देखो कितनी आएगी, μ0I/4πr, और साइन φ1 कितना है 0, और साइन φ2 90 है, ठीक है। साइन 91 साइन 0 0, तो साइन 91 तो 0 + 1 0 + 1 ही हो गया। तो B कितना आ गया यहाँ से μ0I/4πr, यहाँ से देख लो B कितना हो गया आपके पास μ0I/4πr, क्योंकि ये 0 + 1 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये B किसका है हमारे पास सेंटर, पहले सेंटर का था, अब ये किसका है एंड का है, ठीक है। जैसे मैंने एक साइड एंड पे लेके गया इसको, ठीक है, तो φ1 0 हो गया और φ2 90 हो गया। अगर मैं ये पॉइंट इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में उल्टा हो जाएगा। उस केस में ये जो φ1 है ये 90 बन जाएगा और φ2 जो है वो 0 हो जाएगा, तब भी यही वैल्यू आने वाली है, क्योंकि फॉर्मूला ये है। यहाँ पर साइन 90 रखोगे, ये साइन 0, साइन 91 और ये 0, 1 + 0 फिर भी 1 ही रहने वाला है, तो कोई इतना चेंजेस आएंगी नहीं। समझ रहे हो बात। तो दोनों तरफ एंड में आप लेके जा सकते हो, आंसर यही रहने वाला है, ठीक। अब देखो इनको कंपेयर करो ज़रा, यहाँ पर इधर कर रहा हूँ मैं ये चीज़, देखो B सेंटर कितना है ये आपके पास, देखो 2μ0I/4πr। अब देखो ये 2 मैंने ऐसे लिख दिया, μ0I/4πr, μ0I/4πr किसकी वैल्यू है B एंड की, तो यहाँ लिख दूँ मैं B एंड, तो ये B सेंटर। तो ये नोट में एक पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, कि B सेंटर जो होता है वो क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, ट्वाइस होता है एंड से, ठीक है। और ये वैसे भी बात है, अभी कोई चीज़ यहाँ बिल्कुल सेंटर पे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, और किसी एक एंड पे होगी तो वहाँ पर कम होने वाला है, चाहे इधर उधर, बीच में तो इधर वाले पार्ट से भी लेगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर वाले का पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा। एक साइड में कम रहने वाला है, इधर वाले का इम्पैक्ट इधर कम होगा, और अगर इधर लोगे एंड पे तो इस वाले का इधर कम होगा, तो वो कम ही रहने वाला है। एंड्स पे क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा, ये बात आपको यहाँ क्लियर हो रही है। यानी कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा और एंड पे कम होगा, क्योंकि B सेंटर क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है B एंड से। समझ में आ रही है ये कहानी, बताओ। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इनको भी ऐसे बॉक्स में डाल दो आप, ये सेंटर वाली और ये एंड वाला, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे फॉर्मूले, तो इनको आपको याद भी रखना है, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद आपको ये चीज़ नोट करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ के बाद हम इधर गए थे स्पेशल केसेस में, फिर इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, ठीक। तो मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ आना है आपको। क्लियर है, कर लोगे इसको नोट, तो यार ढंग से नोट कर लेना, क्योंकि मैंने ये रफ वर्क भी इसी में ही कर दिया बीच में, तो ये सब कुछ तो नहीं करना, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए आपको ये मैंने बताया था सब कुछ, ठीक है। क्लियर, कर लोगे नोट, वह तो सिंपल ही है, कोई मुश्किल तो है नहीं।
प्रैक्टिस करोगे जब लिख के 1-2 बार तो अपने आप ही आ जाएगा समझ में। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।